जब हीट मिलती है तो आइस मेल्ट होती है और जब कूलिंग होती है तो वेपर्स वापस पानी। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस का चेंज ऑफ स्टेट है। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आज के क्या क्या टॉपिक्स हैं, आगे बढ़ते हैं हम जरा। सो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। तो बेटा सब्सटेंस का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना और फिर वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाना, इसको बोला जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर का मतलब होता है दो और कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज हो जाना। ठीक है, अब देखो द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ, एक मिनट इसको अपन रब कर देते हैं। द फेनोमेना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर को अपन सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि मैंने अभी समझाया। ठीक है, अब देखो मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। जो बेटा मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है, अब तुम एग्जांपल ही देख लो, पानी। पानी तो बेटा यूनिवर्सल एग्जांपल है सबके लिए, है ना। सो वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर की बेटा 3 स्टेट्स हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड स्टेट में बेटा वो क्या होता है, आइस। लिक्विड स्टेट में तो बेटा पानी पानी ही होता है, ठीक है, लिक्विड एज वाटर। और गैस के फॉर्म में वो होता है एज वाटर वेपर। आए समझ में? चलो अब यहां पर ना तुम्हारी एनसीईआरटी से मैंने 2 डायग्राम पेस्ट किए हुए हैं। अपन ने लिए एक बीकर, बीकर में डाली अपन ने आइस और ये बर्नर है और यहाँ पर हीट मिल रही है इस आइस को, तो बेटा आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर थर्मामीटर से तुम इसका टेम्परेचर नोट करोगे, वाटर का टेम्परेचर नोट करना। ठीक है, मैंने टेम्परेचर नोट करने को क्यों बोला वो मैं आगे समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। अब तुमने क्या किया, यहाँ पर तो तुमने आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया। ये ए वाला डायग्राम था। बी वाले डायग्राम में क्या हो रहा है कि वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब तुमने लिया पानी, नीचे है बर्नर, तुमने जलाई आग। ठीक है, अब वाटर बेटा कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, फिर इसमें थर्मामीटर डालना और टेम्परेचर नोट करना। ठीक है, ये मैंने क्यों बोला वो आगे समझ में आएगा। नेक्स्ट टर्म्स इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट। अब अपन कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इस पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। फर्स्ट फ्यूजन एंड मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन को अपन मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्यूजन को और क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। नंबर 2 बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड सब्लिमेशन। ठीक है, फोर्थ वेपराइजेशन, फिफ्थ फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड सिक्स्थ कंडेंसेशन। मैम ये 6 टर्म्स क्या होती हैं, सुनने में तो ऐसी भारी भारी लग रही हैं लेकिन बहुत इजी टर्म्स है। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो एकदम याद ही हो जाएगी। सो फ्यूजन एंड मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन को अपन मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। तो बेटा फ्यूजन क्या होता है, किसी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना, उसको बोला जाता है फ्यूजन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फ्यूजन या मेल्टिंग, है ना। किसी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना, उसको बोला जाता है फ्यूजन। अब बेटा कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा ना, तो एक स्पेसिफिक या एक डेफिनेट टेम्परेचर पर चेंज होगा। ठीक है, उस डेफिनेट टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, आगे पढ़ेंगे, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सो द डेफिनेट टेम्परेचर, एक डेफिनेट टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा मेल्ट हुआ नहीं है, स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग क्या होता है बेटा, बॉइलिंग का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना, उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक डेफिनेट टेम्परेचर जिस पर वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। अल्कोहल का अलग होगा, पेट्रोल का अलग होगा, पेट्रोल का कम होता है। ठीक है, वाटर का अलग होगा। सो ए डेफिनेट टेम्परेचर at which liquid starts boiling is called boiling point। जैसे बेटा पेट्रोल तो बेटा रूम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट हो जाता है, ओके।
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस का तुम टेम्परेचर दोगे तब जाकर वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। क्लियर? नेक्स्ट, सब्लिमेशन। बेटा सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। मैम लिक्विड स्टेट कहां गई? वो बेटा छू मंतर हो गई। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, किसी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बदल जाना, परिवर्तित हो जाना, उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है कि बेटा जो गैस है वो सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, लिक्विड स्टेट को रीच किए बिना ही, मतलब वो लिक्विड स्टेट से ट्रांजिट हो ही नहीं रही है, लिक्विड स्टेट से जा ही नहीं रही है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल गई। ठीक है, जैसे नैप्थलिन बॉल्स। नैप्थलिन बॉल्स अपन टॉयलेट्स वगैरह में डालते हैं ना, बड़ी खुशबू आती है ना, फिनाइल बॉल्स बोलते हैं। कैम्फर है ना, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे सब्सटेंसेस सब्लिमेट होते हैं। दे आर वॉलेटाइल, है ना। वॉलेटाइल मतलब जो सब्सटेंसेस सबलाइम हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट, वेपराइजेशन। अब बेटा वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? अब साइंस में टर्म समझने का बस खेल है, बाकी तो चीजें क्लियर हो ही जाती है। वेपराइजेशन बेटा, जेशन है ना, इसका मतलब तो समझ लो कोई प्रोसेस हो रही है। वेपर मतलब वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, वेपर्स कब बनेंगे? जब लिक्विड गैसियस स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो बेटा किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाना, उस प्रोसेस को बोला जाता है vaporization. Okay, so the process of conversion of matter from its liquid state to gaseous state at specific conditions of temperature. अगर बेटा किसी सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है तो उसको कोई ना कोई आपको डेफिनेट टेम्परेचर देना पड़ेगा, डेफिनेट प्रेशर देना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वेपराइजेशन। क्लियर? आगे, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब बेटा फ्रीजिंग मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, अपन लेंगे आइस ट्रे, उसमें डालो पानी, उसको डाल दो फ्रिज में। ठीक है, कुछ घंटों बाद तुम्हें मिल जाएगी बर्फ। फ्रीजिंग सिंपल एग्जांपल डेली लाइफ से। ठीक है, तो फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाना, उसको अपन बोलते हैं फ्रीजिंग। अब बेटा फ्रीजिंग के लिए भी आपको टेम्परेचर तो देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी मैंने पानी को बाहर रख दिया, बेटा कुछ घंटों बाद उसमें जादू हो गया और मुझे बर्फ मिल गई, ऐसा तो नहीं होगा। जब तक मैं उस आइस ट्रे को उसमें नहीं रखूंगी फ्रीजर में, तब तक बेटा उसको वो पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल ही नहीं पाएगा और वो बर्फ बन ही नहीं पाएगा पानी। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब एक डेफिनेट या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर लिक्विड फ्रीज हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है freezing point. So the definite temperature at which liquid changes into solid state is called melting point. चल, कंडेंसेशन। अब भैया कंडेंसेशन क्या होता है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में तुम्हें वेपराइजेशन भी समझ जाना चाहिए और कंडेंसेशन भी समझ जाना चाहिए। जब सन की रेज ओशियन पर पड़ती है तो पानी क्या होता है? इवेपोरेट होता है। तो मैम वो तो वेपराइजेशन हो गया कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। मैम ये कंडेंसेशन क्या है? बेटा जब वो वेपर्स ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में बारिश होती है। तो बेटा वो जो वेपर्स का कंडेंस होना है ना, इकट्ठा होना, उसी को अपन बोल रहे हैं कंडेंसेशन। और बेटा जब वेपर्स कंडेंस होते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बनाएंगे? लिक्विड ही तो बनाएंगे। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। तो वाटर साइकिल की स्टेप 2 से तुम इसको काफी रिलेट कर पाओगे, है ना। तो बेटा किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से, किसी सब्सटेंस का गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना, उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। ये वेपराइजेशन का उल्टा है, क्योंकि वेपराइजेशन में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन इसमें तो बेटा काया पलट गई, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल समझते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बेटा मैंने कोई सब्सटेंस लिया, मैंने उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की वजह से बढ़ जाएगी।
मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, फिर उससे समझाती हूँ, ठीक है। ये बेटा लिक्विड है, या फिर चलो आइस है, ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ आइस। आइस बेटा सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स कहाँ होंगे, पास पास। और बेटा मैंने इसको हीट दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, हीट। जैसे बेटा मैं इसको हीट दूंगी ना, तो पार्टिकल्स के पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन, है ना। पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड होगा ना, वो टूट जाएगा। इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव बॉन्ड है, वो बॉन्ड बेटा टूट जाएगा और पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। और सॉलिड के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो बेटा वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इतनी स्पेस नहीं होती जितनी लिक्विड के पार्टिकल्स के पास में होती है। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। अब बेटा अगर मैंने लिक्विड को भी हीट देना शुरू कर दिया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि जो बचा कुचा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी टूट जाएगा और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में और ज्यादा स्पेस आ जाएगी। और ये कौन सी स्टेट में बदल जाएगा, गैसियस, ठीक है। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, वो इंक्रीज हो जाता है। पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं क्योंकि बेटा उनको हीट मिल गई है ना। एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट, और वो वाइब्रेट करेंगे विथ हायर एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं, ठीक है। जब तुम बहुत एक्साइटेड होते हो तुम्हारी एनर्जी कम होती है कि नहीं, वैसे अगर पार्टिकल्स को तुमने हीट दे दी तो बेटा वो एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड हो गए तो वो एक जगह बैठ पाएंगे क्या, नहीं, ठीक है। Therefore, the interparticle force of attraction, तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दो पार्टिकल्स के, हर दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पार्टिकल्स डिटैच हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड बिगिन टू मूव फ्रीली, और इधर उधर रैंडमली मूव करेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट क्या पड़ता है, स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, स्टेट चेंजेस। As a result, the state of matter begins to change. Solid undergo a phase change to form liquid. Solid को अगर टेम्परेचर दोगे, बढ़ाओगे टेम्परेचर, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है, सॉलिड को हीट दोगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट दोगे गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को कूल करोगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को कूल करोगे सॉलिड में कन्वर्ट होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब टेम्परेचर चेंज करते तो मैम हमने देख लिया कि स्टेट कैसे बदलती है। प्रेशर चेंज करने से मैम क्या हो जाता है, सो एन इंक्रीज इन प्रेशर ब्रिंग्स द पार्टिकल्स क्लोजर। जैसे बेटा हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, लेकिन बेटा सिर्फ प्रेशर बढ़ाना ही कुछ नहीं होता है, टेम्परेचर कम भी करना पड़ेगा। जब तक आप टेम्परेचर कम नहीं करोगे बेटा, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम नहीं हो पाएगी, ठीक है, और पार्टिकल्स कंप्रेस हो ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज टेम्परेचर कम करो, दूसरी चीज उसके बाद प्रेशर बढ़ाओ, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, तुम्हारी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये यहां लिख देती हूं मैं एनसीईआरटी, ठीक है। तो बेटा ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, पिस्टन से अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, और ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस ज्यादा होती है। फिर बेटा मैंने पिस्टन दबा दिया, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आने लग गए, मैंने और ज्यादा प्रेशर लगाया पिस्टन के थ्रू और पार्टिकल्स और पास हो गए और गैस कन्वर्ट हो गई बेटा लिक्विड में, गैस लिक्विफाई हो गई। इसलिए तो अपने एलपीजी सिलेंडर्स में वो लिक्विफाइड गैस अपने को मिलती है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि वो जो मीथेन गैस है एलपीजी में होती है, मीथेन गैस, उसको अपन क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो अपने को सिलेंडर में मिल जाती है। सो व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस एंड इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, मैंने बोला था ना टेम्परेचर रिड्यूस करना ही पड़ेगा, द गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। गैस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। द गैस इज लिक्विफाइड, और जो गैस है वो क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। नेक्स्ट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले लेटेंट का मतलब समझो। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ, ठीक है। सो व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जब बेटा कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेटा उसको अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट।
हीट एनर्जी जब तक अपन नहीं देंगे तब तक वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। दिस एनर्जी डजंट रेज द टेम्परेचर। लेकिन बेटा सोचने वाली बात ये है कि जब अपन हीट देते जा रहे हैं, सॉलिड को मैंने हीट दी, लिक्विड बन गया, तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा नहीं, ऐसा क्यों हुआ? मैम टेम्परेचर अगर उतना ही है तो मैम हीट कहाँ गई? मतलब हीट तो अपन देते जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अगर अपन किसी सब्सटेंस को हीट देते जा रहे हैं तो मैम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? ठीक है, क्योंकि बेटा वो जो हीट है ना वो किसमें इन्वॉल्व हो गई है? इट हेल्प्स ब्रेक द बॉन्ड्स। वो सब्सटेंसेस के जो बॉन्ड, सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स है उसके बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में इंगेज्ड हो गई है। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स दिस हिडन हीट। तो बेटा उस छुपी हुई हीट को अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो जब भी अपन किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते ही रहते हैं, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही वो सब्सटेंस दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो भी हम उसको हीट दिए जा रहे हैं उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जो हम उसको हीट दिए जा रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, वो उस पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में इन्वॉल्व हो रही है। इसलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो मैटर होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट। तो लेटेंट हीट, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, ठीक है। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज एब्सॉर्ब्ड और रिलीज बाय अ सब्सटेंस। तो लेटेंट हीट मतलब जो हीट कोई सब्सटेंस एब्सॉर्ब करता है या तो कोई सब्सटेंस रिलीज करता है और दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, उस छुपी हुई हीट को अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ये चीज तो मैंने कई बार रिपीट कर दी है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन का मतलब समझो, मैंने पिछले वाले लेक्चर में ये चीज समझाई थी। फ्यूजन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, उसको बोला जाता है फ्यूजन। सो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, 1 किलोग्राम के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोला मैंने? 1 किलोग्राम के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट दी जाती है उस हीट को अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, particles of water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particle of ice at the same temperature। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझना। मैंने एक चीज समझाई थी पिछले लेक्चर में कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्वेश्चन वाली बात यह है कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा कोल्ड होती है एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब आइस बेटा पानी में कन्वर्ट हो रही होती है ना, तो पानी में कन्वर्ट होने के लिए वो क्या लेगी? हीट लेगी, तभी तो उसके बॉन्ड्स टूटेंगे और तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगी। तो आइस जब पानी में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या ले रही है? हीट। और बेटा वो कन्वर्ट हो गई वाटर में, मतलब वाटर के पास एक्स्ट्रा हीट है जो आइस के पास नहीं है। इसलिए जो आइस होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। बात आ रही है समझ में? इस पर क्वेश्चन आता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 into 10 to the power 5 जूल। ठीक है, मतलब आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, 1 किलोग्राम की आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 3.34 into 10 to the power 5 joules। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? 1 किलो के लिक्विड, ठीक है, 1 किलो के लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उतनी हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोला मैंने?
1 किलो के लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट दी जाती है उतनी हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर वेपर एट 373 केल्विन, 373 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब ये भी आइस जैसा ही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सोचो। वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होना शुरू हो जाता है और ये वेपर्स है। तो बेटा जो वेपर्स होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा आपको बर्न करेंगे एज कंपेयर टू वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो वाटर होता है ना, जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो वो हीट लेगा, लेटेंट हीट लेगा कि नहीं। इसका मतलब जो वेपर्स होंगे उसके पास एक्स्ट्रा हीट है जो पानी के पास नहीं है, ठीक है। इसलिए जो वेपर्स होंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आ रहा है समझ में? चलो अब यहाँ पर सब्लिमेशन का एग्जांपल है, ये आई थिंक मुझे पीछे पेस्ट करना था बट कोई ना, अपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम है सब्लिमेशन का, मैं यही बता देती हूँ। ये बर्नर है, ठीक है, ये अपना इन्वर्टेड फनल है, मतलब फनल को मैंने उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड फनल। और यहाँ पर चाइना डिश है, प्याली होती है ना वैसे ही समझ लो, ठीक है, उतनी कुछ तोप नहीं है। इसमें अपन ने कैम्फर रख दिया, कैम्फर है ना, कपूर अपन ने रख दिया और इसको हीट दी। तो बेटा ये डायरेक्टली ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है ना, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। और इसके वेपर्स तुमको यहाँ मिलेंगे। ऊपर कॉटन प्लग लगा देना, पता चला बेटा वेपर्स भाग गए, निकल के, है ना, तो फिर बोलोगे कि कुछ तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर्स कंडेंस हो गए, कंडेंस नहीं हुए, यहाँ बैठ गए, ठीक है, सॉलिडिफाई हो गए। कंडेंस तो अलग हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो गए। सो कैम्फर सॉलिडिफाइड। तो कुछ नहीं, सब्लिमेशन का एग्जांपल था बस। इंटर कन्वर्जन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखो ये टर्म्स याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये सॉलिड है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको क्या बोला जाता है? फ्यूजन, पहली चीज, ठीक है, एरोस को ध्यान में रखते जाना। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना उसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, ये नंबर 2 हो गया। गैस का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना उसको बोला जाता है डिपोजिशन, या इसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना उसको क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना उसको भी क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर? तो ये इंटर कन्वर्जन याद होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी बर्फ पिघलते देखो या पानी उबलते देखो तो याद रखना कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, और यही है रियल लाइफ इन साइंस। सो दिस इज इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर और ज्यादा डीपली पढ़ना हो तो अभी डाउनलोड करें फ्यूकी एजुकेशन ऐप। सो दिस इज इट, बाय बाय।